कहानी की शुरुआत में हमें सूरज दिखाया जाता है जिसके अंदर से सोलर फ्लेयर निकलती है। इस घटना के कुछ साल बाद 2009 में हमें अमेरिकन साइंटिस्ट एड्रियन दिखाया जाता है जो भारत अपने दोस्त सतनाम से मिलने आया है जो कि एक कॉपर मिल चलाता है। यहाँ सतनाम एड्रियन को उसी सोलर फ्लेयर के बारे में बताता है। वो कहता है यूं तो कई बार सूरज से सोलर फ्लेयर निकली है लेकिन उनका असर कभी पृथ्वी पर नहीं दिखा, पर इस बार के सोलर फ्लेयर के कारण पृथ्वी का कोर तेजी से गर्म हो रहा है। दरअसल सतनाम के कहने का मतलब होता है कि अब पृथ्वी खत्म होने वाली है। एड्रियन सतनाम की बात सुन हैरान हो जाता है और सीधा अमेरिका पहुंचकर चीफ ऑफ स्टाफ को इस बारे में बताता है। एड्रियन की रिपोर्ट देख चीफ ऑफ स्टाफ कार्ल भी हैरान हो जाता है और वो एड्रियन को प्रेसिडेंट से मिलवाता है। अब यहाँ से एड्रियन कार्ल के लिए काम करने लगता है। अब प्रेसिडेंट ये बात सुन कि जिस दुनिया को हम जानते हैं वो जल्दी खत्म होने वाली है, इसलिए प्रेसिडेंट इससे बचने के लिए बाकी देशों की मदद लेते हैं। इस आपदा से बचने के लिए ये देश साथ हो जाते हैं और एक मिशन की मंजूरी देते हैं जो कि एक शिप बनाना ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि दुनिया खत्म होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि पूरा प्लेनेट ही खत्म होने वाला है। दरअसल उस सोलर फ्लेयर की वजह से पृथ्वी का कोर गर्म होने लगा है जिसकी वजह से अब पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जैसे कि बाढ़, भूकंप इत्यादि, वो भी पूरी दुनिया में एक साथ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शिप बनाने का काम 2010 से शुरू हो जाता है और इसको बनाया जाने लगता है तिब्बत में। जिस जगह ये काम चल रहा होता है वहाँ लोगों को यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाने लगता है, ये कहकर कि यहाँ पर डैम बनाया जाएगा। इन्हीं लोगों में एक परिवार भी होता है जिसमें ग्रैंड माँ और उसके दो पोते तेंजी और छोटा बेटा नीमा जो कि एक मॉन्क है वो भी दिखाए जाते हैं। ग्रैंडमा और नीमा तो यहाँ से चले जाते हैं, पर तेंजी को डैम बनाने के काम के लिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसे वेल्डिंग करना आता है। और सिर्फ तेंजी ही नहीं बल्कि और भी लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो कि स्किल्ड वर्कर होते हैं। इसके बाद 2011 आता है। हम देखते हैं कि दुनिया भर के अमीर लोग इस शिप की टिकट खरीदने लगते हैं जिनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। इसके साथ ही दुनिया की बेशकीमती चीजों को उनके रेप्लिका के साथ रिप्लेस किया जा रहा होता है ताकि ओरिजिनल को बचाया जा सके। और अब साल आता है 2012 यानी कि डूम्सडे। हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है जैक्सन जो कि कैलिफोर्निया में रहता है। जैक्सन एक राइटर है, साथ ही वो एक बिलियनियर का ड्राइवर भी है जिसका नाम यूरी है। और मैं आपको बता दूं कि यूरी ने भी उस जहाज के टिकट खरीद रखे हैं। कहानी में हमें आगे पता चलता है कि जैक्सन का उसकी वाइफ केट के साथ डिवोर्स हो चुका है और अब केट अपने न्यू बॉयफ्रेंड गॉर्डन के साथ रहती है। साथ ही उसके दो बच्चे भी हैं, लिली और नोआ, जो कि अपनी माँ के साथ रहते हैं। आज जैक्सन को अपने बच्चों को येलोस्टोन नेशनल पार्क ले जाना है, इसलिए वो केट के पास आकर अपने बच्चों को साथ में ले जाता है। वही व्हाइट हाउस में एड्रियन, कार्ल और प्रेसिडेंट एक साथ होते हैं। एड्रियन का मानना होता है कि अब तक तो आपदाएं आ जानी चाहिए लेकिन अब तक कोई भी आपदा इन्हें नहीं दिखी है। यहाँ पर एड्रियन थोड़ा खुद पे भी शक कर रहा होता है कि कहीं उसकी बात गलत तो नहीं है, पर येलोस्टोन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी जांच करना बहुत जरूरी है, इसलिए कार्ल उसे येलोस्टोन भेज देता है। जाने से पहले एड्रियन कार्ल से बात करता है प्रोफेसर रोलैंड पिकार्ड की मौत के बारे में। दरअसल प्रोफेसर पिकार्ड को पता चल गया होता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और प्रोफेसर ही नहीं बल्कि वो लोग जिन्हें इस बारे में पता चल गया है और वो इसे पब्लिक करना चाहते हैं, उनकी मौत दुनिया भर में हो रही है। और हम जानते हैं कि ये सब कार्ल करवा रहा है, पर ये बात एड्रियन को पता नहीं होती। खैर वहीं हम जैक्सन को देखते हैं जो कि येलोस्टोन अपने बच्चों के साथ पहुंच गया है। जैक्सन रेडियो पर किसी चार्ली नाम के आदमी का शो सुन रहा होता है जो खुद येलोस्टोन में ही मौजूद है। चार्ली की बातों से हम समझ जाते हैं कि उसे भी पता है कि दुनिया का अंत होने वाला है, पर यह बात वो पब्लिक नहीं कर रहा है क्योंकि वो इसका अंजाम जानता है, लेकिन वो सीक्रेटली सबको बताने की कोशिश कर रहा है। जैक्सन घूमते घूमते एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाता है और वहाँ अंदर जाकर वो देखता है कि येलोस्टोन की लेक पूरी तरह से सूख गई है। और हम देखते हैं कि चार्ली छुपकर ये सब देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर मिलिट्री आ जाती है जो इन्हें अपने साथ ले जाती है। वही एड्रियन येलोस्टोन पहुंच जाता है और रिपोर्ट्स देख वो हैरान हो जाता है क्योंकि कैलिफोर्निया की जमीन के नीचे का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट को वो सतनाम को भी दिखाता है जहाँ सतनाम बताता है कि सिर्फ कैलिफोर्निया ही नहीं बल्कि अब दुनिया में कई जगह टेम्परेचर बढ़ने लगा है, इसलिए वो कहता है कि अब समय आ चुका है। इसलिए एड्रियन सतनाम को रेडी करने के लिए कहता है ताकि वो उसे उस शिप पर पहुंचा दे। इसके बाद एड्रियन की मुलाकात जैक्सन से भी होती है क्योंकि मिलिट्री उन्हें यहाँ पर ले आई है। एड्रियन जैक्सन को पहचान लेता है क्योंकि उसने उसकी लिखी कई किताबें पढ़ रखी है, इसलिए एड्रियन के कहने पर जैक्सन को छोड़ दिया जाता है। अब रात को जैक्सन को दिखाया जाता है, वो रेडियो पर फिर से चार्ली का शो सुन रहा होता है। ये देख जैक्सन उसके पास पहुंच जाता है
क्योंकि उसने चार्ली को देख लिया होता है। और वो जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम अपने शो में दुनिया के अंत वगैरह की बातें करते रहते हो। अब जैक्सन को समझाने के लिए चार्ली उसे एक शॉर्ट एनिमेशन फिल्म दिखाता है जो कि उसने खुद ही बनाई है। इस एनिमेशन में उसने बताया है कि दुनिया का अंत कैसे होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट होता है। जैक्सन कहता है कि अगर ये सच बात है तो आखिर लोगों को इस बारे में मालूम क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये सीक्रेट भी है तो कैसे न कैसे ये बाहर आ ही जाता। चार्ली बताता है कि कुछ लोगों को इस बारे में मालूम था और वो सभी मारे गए। चार्ली उन सभी की फोटो भी जैक्सन को दिखाता है। जैक्सन इनमें से एक प्रोफेसर मेयर्स को पहचान लेता है क्योंकि उसने ही जैक्सन की एक बुक लिखने में मदद की थी। चार्ली बताता है कि मेयर्स उनमें से थे जो कि उसका शो काफ़ी देखते थे। इसके बाद उन्हें भी सब पता चल गया और इतना ही नहीं, उन्हें एक मैप भी मिला था जिसमें उस शिप की लोकेशन है जिसमें बैठकर लोग अपनी जान बचाने वाले हैं। अब जैक्सन को चार्ली की बातें बकवास लगने लगती है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। इसके अगले दिन हमें गॉर्डन और केट सुपरमार्केट में दिखाए जाते हैं। तभी यहाँ की जमीन के 2 हिस्से हो जाते हैं और अब शुरुआत हो जाती है तबाही की। ये खबर व्हाइट हाउस तक पहुँच जाती है, इसीलिए एड्रियन कहता है कि अब हमें लोगों को जिहाद में शिफ्ट करना शुरू कर देना चाहिए। और ऐसा होते ही यूरी, जो कि जैक्सन का बॉस है, उसे बोर्डिंग का मैसेज मिलता है क्योंकि उसने भी टिकट्स खरीदी थी। इसलिए वो तुरंत ही जैक्सन को फोन करके उसके बच्चों को प्राइवेट प्लेन तक पहुंचाने के लिए कहता है। अब जैक्सन भी येलोस्टोन से घर आ गया होता है, इसलिए तुरंत ही वो यूरी के बच्चों को लेने चला जाता है। यूरी के बच्चों को ड्रॉप करते वक्त जैक्सन उसके बच्चों से मजे ले रहा होता है। तभी उनमें से एक कहता है कि जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि हमारे पास शिप की टिकट है, इसलिए हम बचेंगे और तुम मरोगे। अब ये सुन जैक्सन को चार्ली की बात याद आती है, इसलिए वो उसका शो सुनने लगता है और उसकी नजर जमीन में आ रही दरारों पर भी पड़ती है और वो समझ जाता है कि चार्ली सही था। इसलिए वो एयरपोर्ट पर एक पायलट से उसका प्लेन बुक कर लेता है ताकि वो कैलिफोर्निया से निकल सके, क्योंकि ये जल्दी तबाह होने वाला है। इसीलिए वो तुरंत ही घर पहुंच सबको यहाँ से निकालने लगता है, जिस दौरान हमें कैलिफोर्निया की तबाही दिखने लगती है, क्योंकि अब पूरा कैलिफोर्निया तबाह होने लगता है। पर जैक्सन अपनी फैमिली को कैसे भी एयरपोर्ट तक ले आता है, पर वो देखता है कि जिस पायलट से उसने बात की थी वो मर चुका है। हालांकि उसका प्लेन अभी भी सही सलामत है। अब लकीली गॉर्डन को प्लेन उड़ाना आता है, हालांकि वो ट्रेंड नहीं होता, पर सबके इनकरेज करने पर वो प्लेन चलाता है, क्योंकि इनके पास कोई और चारा भी नहीं है। और हम देखते हैं कि ये बचकर कैलिफोर्निया से निकल जाते हैं और आसमान से हम पूरे कैलिफोर्निया को पानी में डूबते हुए देखते हैं। इसी बीच हमें समुद्र में एक क्रूज शिप दिखाई जाती है जिसमें कुछ ओल्ड म्यूजिशियंस होते हैं, जिनमें से एक का नाम हैरी है जो कि एड्रियन के पिता है। एड्रियन हैरी को आने वाली आपदा के बारे में सब कुछ बताते हैं, पर हैरी आने से मना कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी उम्र हो चुकी है। हालांकि जो एड्रियन ने किया होता है वो प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है, क्योंकि कार्ल नहीं चाहता कि किसी को इसके बारे में पता चले। पर हैरी के पिता किसी को भी इस बारे में वहाँ पर नहीं बताते हैं। खैर इसके बाद हमें फिर जैक्सन दिखाया जाता है जो कि फ्यूलिंग के लिए येलोस्टोन रुकता है। साथ ही उसे चार्ली से भी मिलना है क्योंकि उसे उस शिप का मैप चाहिए। इसलिए जब तक फ्यूलिंग हो रही है जैक्सन चार्ली की ही गाड़ी लेकर उसे ढूंढने लगता है। वही हम देखते हैं कि लिली छुपकर उस गाड़ी में चली आती है। अब जैक्सन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लिली को वापस छोड़े, इसलिए वो लिली को अपने साथ ले चलता है। अब चार्ली एक पहाड़ी की चोटी पर होता है जहाँ से वो लाइव प्रसारण कर रहा होता है। जैक्सन उसके पास पहुँच उससे मैप मांगता है तो चार्ली बताता है कि वो उसकी गाड़ी में ही है। अब चार्ली के बताते ही ये देखते हैं कि यहाँ एक ज्वालामुखी फटने लगता है, इसलिए जैक्सन तुरंत ही लिली को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो चार्ली को भी साथ चलने के लिए कहता है, पर चार्ली मना कर देता है। ज्वालामुखी के फटने के कारण आसमान से आग के गोले बरस रहे होते हैं, जिससे इनकी गाड़ी का पीछे का हिस्सा तबाह हो जाता है। पर जैक्सन कैसे भी सही सलामत लिली को केट के पास पहुंचा देता है और ये सभी तो प्लेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन जैक्सन वापस उस गाड़ी में जाकर उस मैप को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ की जमीन धंस जाती है और वो गाड़ी उसी में गिर जाती है। इनको लगता है कि चार्ली अब नहीं रहा, इसलिए ये यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी केट को जैक्सन का हाथ दिखता है जो कि उस गड्ढे से बाहर आ रहा है, इसलिए गॉर्डन प्लेन को थोड़ा धीरे कर लेता है ताकि जैक्सन आ जाए। और जैक्सन के आते ही ये तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं। पर हम देखते हैं कि इनके पीछे उस ज्वालामुखी से निकली जहरीली गैसें आ रही होती हैं, पर ये फिर भी इससे बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर मैप देखने पर जैक्सन को पता चलता है कि ये जगह तो तिब्बत में है, इसलिए इन्हें एक बड़ा प्लेन चाहिए क्योंकि इस प्लेन के साथ ये वहाँ पर पहुँच नहीं सकते। वही हमें एड्रियन दिखाया जाता है जो कि कार्ल को समझाता है कि उन्हें सबको बता देना चाहिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। लेकिन कार्ल इसके खिलाफ होता है, उसे तो बस सबको जल्दी से जल्दी शिप में ले जाना है, क्योंकि येलोस्टोन का ज्वालामुखी फटने के कारण उससे बने जहरीले बादल के गैस इन्हीं की तरफ यानी कि वॉशिंगटन की तरफ ही आ रहे हैं। एड्रियन ये बात प्रेसिडेंट के पास भी ले जाता है, यहाँ प्रेसिडेंट उससे अकेले में बात करते हैं।
प्रेसिडेंट एड्रियन को बताते हैं कि वो साथ में नहीं आएंगे और साथ ही वो दुनिया को बताएंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है। प्रेसिडेंट की बात मान एड्रियन कार्ल को सब कुछ बता देता है। अब क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट का भी कोई पता नहीं है, इसलिए अमेरिकन संविधान के हिसाब से स्पीकर ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। पर स्पीकर का भी कुछ पता नहीं होता, इसलिए कार्ल अपनी चलाने लगता है। उसकी बहस एड्रियन से भी हो जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि दुनिया भर में हो रही नामी लोगों की मौत का कारण क्या है। और यहाँ एड्रियन को पता चल जाता है कि जिन लोगों की मौत हुई थी उन्हें सब पता था दुनिया के अंत के बारे में। अब क्योंकि कार्ल एड्रियन की बिल्कुल भी नहीं चलने देता, इसलिए ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की बेटी को भी नहीं पता था कि उसके पिता नहीं आ रहे हैं, जिससे वो काफी उदास हो जाती है। खैर, हम देखते हैं कि जैक्सन और बाकी सब उस एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर यूरी भी होता है। पर क्योंकि एयरपोर्ट का आधा रनवे तबाह हो चुका है, इसलिए किसी को भी वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं होती और कोई प्लेन यहाँ से टेक ऑफ नहीं करेगा। यहाँ जैक्सन और यूरी की मुलाकात भी होती है और यूरी के पास एक बहुत बड़ा प्लेन भी होता है, लेकिन उसे चलाने के लिए 2 पायलट की जरूरत है। अब यूरी का पायलट साशा तो है, पर इनको अभी भी एक पायलट की जरूरत है, इसलिए लिली गॉर्डन के बारे में सबको बताती है। अब क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं है, तो ये गॉर्डन के साथ ही काम चलाते हैं, क्योंकि साशा एक ट्रेन्ड पायलट है। अब 2 पायलट होते ही तुरंत ही उस प्लेन में बैठ जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा प्लेन होता है। हालांकि रनवे आधा तबाह हो चुका है, पर ये फिर भी टेक ऑफ सही सलामत कर लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और इनके निकलते ही हम देखते हैं कि वो तूफान यहाँ तक पहुँच जाता है, जो कि येलोस्टोन से निकला था, ज्वालामुखी के फूटने से, जिससे यहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं। इसी बीच हमें दुनिया भर में हो रही तबाही दिखाई जाती है और टेक्टोनिक प्लेट के हिलने से दुनिया भर में जबरदस्त लेवल के भूकंप आ रहे होते हैं, जिसके कारण समुद्र में विशालकाय लहरें बन रही होती हैं। यानी कि दुनिया का अब जलमग्न होने का भी समय आ चुका है। कुछ देश तो ऐसे होंगे जो पूरी तरह पानी में समा जाएंगे। खैर, हम देखते हैं कि जैक्सन और बाकी सब अब तिब्बत में पहुंच गए हैं, पर वो शिप के पास नहीं पहुंचे हैं। पर इससे पहले कि इनका प्लेन वहां तक पहुंचता, इनका एक इंजन खराब हो जाता है, इसलिए साशा को इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। इस प्लेन में काफी सारी सुपर कार्स भी होती है, इसलिए सभी उस कार में बैठकर निकल जाते हैं। साशा गॉर्डन को भी भेज देता है, ये कहकर कि वो पीछे ही आ रहा है। सब तो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन साशा अभी भी प्लेन में ही होता है और वो एक क्रैश लैंडिंग कर देता है। हालांकि जब वो रुकता है तो वो एक पहाड़ी की चोटी पर होता है। उसे लगता है कि वो बच गया है, लेकिन तभी पहाड़ी की चोटी से वो प्लेन गिर जाता है, जिसमें साशा मारा जाता है, जिसका सबसे ज्यादा दुख यूरी की गर्लफ्रेंड तमारा को होता है। तभी ये देखते हैं कि कुछ मिलिट्री वाले उसी शिप की तरफ जा रहे हैं। ये मिलिट्री से मदद मांगते हैं, पर मिलिट्री उन्हें ही ले जाती है जिनके पास वो टिकट्स होती है, यानी कि यूरी और उसके बच्चे को। पर यहाँ पर तमारा भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर यूरी बताता है कि वो जानता है कि उसका और साशा के बीच क्या रिश्ता था, इसलिए उसने उसकी टिकट नहीं ली थी। इनके जानने के बाद यहाँ से एक ट्रक जा रहा होता है, जिसमें तेंजी का भाई नीमा और उसकी ग्रैंडमा होती है, और तेंजी ने इन्हें बुलाया है ताकि वो हाइड्रोलिक चेंबर से सीक्रेटली उन्हें उस शिप में बिठा दे, ताकि इनकी जान बच सके। और क्योंकि उसने हाइड्रोलिक चेंबर में ही काम किया था, इसलिए वो इन्हें वहीं से ही ले जाएगा। जब जैक्सन को ये पता चलता है तो वो अपने बच्चों को उन्हें ले जाने के लिए कहते हैं। वो चाहे तो उन्हें छोड़ सकते हैं। हालांकि ये उन्हें ले तो जाते हैं, पर शिप पर पहुंचने के बाद तेंजी उन्हें अंदर लेने से मना कर देता है। पर केट के काफी गिड़गिड़ाने के बाद ग्रैंडमा के आदेश पर तेंजी सबको ही अंदर ले जाता है। वही शिप में एड्रियन दिखाया जाता है, जिसे सतनम का फोन आता है। वो उसे बताता है कि एक बहुत ही बड़ी लहर भारत आ चुकी है और उसे लेने कोई भी नहीं आया। एड्रियन को लगता है कि ये कार्ल ने करवाया है, पर कार्ल कहता है कि इस आपदा में न जाने कितने लोग पीछे रह गए हैं, इसमें मेरा या किसी का भी कोई हाथ नहीं है। खैर, सतनम जाते जाते भी इनकी मदद कर जाता है, क्योंकि इन्हें आने वाली लहर के बारे में पता चल चुका है, जो कि 1500 मीटर ऊंची होती है और आधे घंटे में इनसे टकरा जाएगी। इसलिए कार्ल शिप को ऑन कर देता है ताकि जितने लोग आ चुके हैं उन्हें ही बचाया जाए। इसी जगह यूरी भी होता है, इसके पास ग्रीन कार्ड होता है और ग्रीन कार्ड वालों को अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। पर क्योंकि ये शिप जा रही होती है, इसलिए यूरी उस गार्ड को पीटकर जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। लेकिन तब तक वो शिप थोड़ा आगे बढ़ चुकी होती है और इनके बीच एक गहरी खाई होती है। अब इतने लोग पीछे से आ रहे होते हैं, इसलिए यूरी खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए उसी जगह नीचे उतर जाता है जहाँ पर शिप का गेट खुलता है। वहीं हम जैक्सन और बाकी सबको उस शिप के अंदर जाते हुए देखते हैं। हम तमारा को देखते हैं, जिसे यूरी दिखता है और उसकी हालत पर उसे तरस आ रहा होता है। तमारा अपने डॉग को अपने पास बुलाने लगती है, साथ ही वो यूरी को टॉन्ट भी करती है।
अब एड्रियन की नज़र वहाँ पड़ती है जहाँ पर लोग खाई में गिर रहे होते हैं। इसे रोकने के लिए वो सभी 4 शिपों पर मौजूद राष्ट्र अध्यक्ष को ये वीडियो दिखाता है और उनसे अपील करता है कि उन्हें थोड़ी देर के लिए गेट खोल देने चाहिए। हालांकि वो लहर यहाँ पर पहुँचने ही वाली है, इसलिए काल इसके खिलाफ होता है, पर ऐसे लोगों को मरता देख सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मान जाते हैं और वो गेट खुलवा देते हैं। और गेट खुलते ही जो भी लोग बाहर थे वो सभी अंदर आने लगते हैं, पर यूरी और उसके बच्चे नहीं आते क्योंकि वो नीचे ही फंसे होते हैं। वही हम देखते हैं कि गेट खोलने से एक घटना और हो जाती है। दरअसल हाइड्रोलिक चेंबर में जैक्सन और उसके परिवार शिप के अंदर जा रहे होते हैं। अब सभी तो चले जाते हैं, पर गॉर्डन जैक्सन वहीं पर मौजूद होते हैं और गेट खुलते ही हाइड्रोलिक चेंबर ऑन हो जाता है। इससे गॉर्डन की हाइड्रोलिक में फंसकर मौत हो जाती है। वही तेंजी भी थोड़ा घायल हो जाता है। हालांकि जैक्सन गॉर्डन को तो नहीं बचा पाता, लेकिन वो तेंजी को बचा लेता है। अब सभी के अंदर आते ही वो गेट बंद होने लगता है और जैसे ही गेट थोड़ा ऊपर होता है, यूरी उस जगह से बाहर निकलता है। वो अपने एक बेटे को तो शिप पर पहुंचा देता है, पर दूसरे को पहुंचाने के चक्कर में वो खुद को ही सैक्रिफाइस कर लेता है। हालांकि उसके दोनों बच्चे बच जाते हैं, पर इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है। दरअसल जैक्सन और तेंजी की वजह से हाइड्रोलिक चैम्बर में जाम हो गया होता है, क्योंकि इनकी वजह से एक मशीन उस हाइड्रोलिक में फंस गई है, जिसकी वजह से गेट पूरी तरह बंद नहीं हो पाता। और जब तक गेट पूरी तरह बंद नहीं होता है, शिप को ऑन नहीं किया जा सकता। शिप क्रू को पता चल जाता है कि कुछ लोग हाइड्रोलिक चैम्बर में मौजूद है। यहाँ पर एड्रियन जैक्सन को पहचान लेता है और वो तुरंत ही कुछ लोगों को लेकर चैम्बर में चला जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग घायल भी है। लेकिन तब तक लहर यहाँ पर पहुँच जाती है और वो शिप से टकरा जाती है। हालांकि इससे अंदर मौजूद लोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन हाइड्रोलिक चैम्बर में पूरी तरह पानी भर जाता है, जिसके कारण तमारा पानी में डूबकर मर जाती है। हम देखते हैं कि एड्रियन वहां पहुंचकर सबकी मदद करता है। साथ ही वो बताता है कि शायद हाइड्रोलिक में कुछ फंस गया है, इसके कारण गेट जाम हो गया है और उनका शिप तैरता हुआ सीधा माउंट एवरेस्ट की तरफ ही जा रहा है। और अगर शिप ऑन नहीं हुई तो वो उस माउंट एवरेस्ट से टकरा जाएंगे, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। इसुन जैक्सन चैम्बर में चला जाता है ताकि वो इस चीज को निकाल सके। हम देखते हैं कि वो पूरी कोशिश करता है उसे निकालने की, पर वो निकाल नहीं पाता क्योंकि वो अकेला होता है। पर तभी हम देखते हैं कि उसकी मदद के लिए वहाँ पर नोवा आ जाता है। अब क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो नोवा की मदद से उस चीज को वहाँ से निकाल देता है और इससे गेट बंद हो जाता है। अब गेट बंद होते ही शिप ऑन हो जाता है। हालांकि ये थोड़ा माउंट एवरेस्ट से टकरा गए होते हैं, लेकिन सही समय पर गेट बंद होने से शिप ऑन हो जाती है और ये पीछे हो जाते हैं और यहाँ पर इन सभी की जान बच जाती है, जिससे सारे लोग खुश हो जाते हैं। इस आपदा को हुए 27 दिन बीत जाते हैं। सभी लोग शिप की छत पर आते हैं क्योंकि अब लहर शांत हो चुकी है और सैटेलाइट के थ्रू इन्हें पता चलता है कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन पूरी तरह रिकवर होने में शायद काफी साल लग जाएंगे। हम देखते हैं कि पृथ्वी की ज्योग्राफी भी चेंज हो गई होती है। अब माउंट एवरेस्ट की जगह अफ्रीका का कोई पहाड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हो गया है, जिसकी तरफ ये जा रहे होते हैं, क्योंकि बाकी सब तो पानी में डूब चुका है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी 2009 में आई 2012 मूवी। आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी का नाम 2012 ही क्यों रखा गया। दरअसल इस मूवी का नाम और इस फिल्म का आइडिया मायन सभ्यता के कैलेंडर से आया है। दोस्तों जैसे हिंदुइज्म में युग बांटे गए हैं, जैसे त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, ऐसे ही मायन कैलेंडर में भी युगों को बांटा गया है और उनका करंट युग 2012 के दिसंबर में ही एंड हो रहा था। इसलिए सबको लगा कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी और इसी आइडिया को लेते हुए ये फिल्म बनाई गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल किया और मात्र 200 मिलियन के बजट पर इसने 791 मिलियन डॉलर्स कमाए। तो ये थी इसकी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और काफी अच्छी मूवीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं।